ये कहानी है राजस्थान के पश्चिमी राज्य अलवर के पास बसे एक छोटे से गांव भानगढ़ की। पहली नजर में ये गांव किसी भी साधारण गांव जैसा ही लगता है। सीधे सादे लोग, शांत माहौल और मिट्टी की सौंधी खुशबू। लेकिन अगर आप इस गांव को गहराई से देखो तो आपको लगेगा कि इसकी हर दीवार, हर रास्ता और हर खंडहर एक अनजाना राज छुपाए बैठा है। कुछ ऐसा जो इस गांव पर एक अभिशाप बनकर अब भी मंडरा रहा है। इसी गांव में रहता था अभिनंदन, अपनी मां के साथ और अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ। पर कोई नहीं जानता था कि इस घर की चौखट लांघने के बाद उनकी जिंदगी अब कभी भी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। अनु, अरे अनु बेटा, कब से तुझे नाश्ते के लिए बुला रही हूँ। आखिर आ क्यों नहीं रही है? माँ जी, मैंने कहा ना, खाने का मन नहीं है मेरा। जब मन होगा तब खा लूंगी। हे भगवान, ये लड़की तो मुझे परेशान करके रख देगी। न रात को ढंग से सोती है, न दिन में कुछ खाती है। पता नहीं इसे हुआ क्या है। माँ जी, बार बार वही बात क्यों दोहराती हैं आप? मैंने कह दिया ना, मैं ठीक हूँ। ना मुझे नींद आती है, ना भूख लगती है, और इसमें आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। बहू, मैं तेरी भलाई के लिए ही तो कह रही हूँ। तेरे मायके में तेरी देखभाल तेरे माँ बाप ने की, अब तो हमारी जिम्मेदारी है। तेरी सेहत ही तो सबसे जरूरी है। अरे छोड़ ना माँ, अभी अभी तो इसकी शादी हुई है, अभी बच्ची ही तो है। कभी कभी छोटी सी बात से मूड बिगड़ जाता है। मन ठीक होगा तो अपने आप खा लेगी। हर बात पर जबरदस्ती करना ठीक नहीं है। मैं अभी रामू काका के पास जा रहा हूं, लेकिन माँ, मेरे जाने के बाद प्लीज इसे परेशान मत करना। रात गहरा चुकी थी। गांव के बीच से निकलती संकरी पगडंडी, दोनों ओर अंधेरे में लिपटे खेत और बीच बीच में जुगनुओं की मध्यम टिमटिमाहट। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आती और कभी कभी सन्नाटा इतना गहरा हो जाता कि लगता मानो हवा भी थम गई हो। गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा अलाव जल रहा था। उसके चारों ओर 4-5 लोग बैठे थे, कुछ बुजुर्ग, कुछ युवा। धुएं की महक, जलती लकड़ियों की चटक और रात की ठंडी हवा मिलकर एक अलग ही माहौल बना रही थी। ये रातें भी ना अजीब होती हैं। दिन भर की थकान उतारने को लोग चैन से सोते हैं और हम जैसे बूढ़े जागते रह जाते हैं। कभी पुरानी बातें याद आती हैं, कभी वो किस्से जिनका सच कोई नहीं जानता। काका, आपकी बातें सच हैं। हमारे इस गांव में जितनी कहानियां दबी पड़ी है ना, उतनी शायद ही कहीं और होंगी, लेकिन लोग मानते नहीं। आजकल के नौजवान तो हंसते हैं सुनकर। अरे गोपाल भैया, अब भी कौन मानता है ये सब बातों को? भूत, प्रेत, श्राप, ये सब तो बस पुरानी पीढ़ी के डराने वाले किस्से हैं। आजकल का जमाना बदल गया है। किशन, ये बातें मजाक नहीं हैं। हमने अपनी आंखों से वो मंजर देखे हैं जिन्हें सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भानगढ़ की हवा यूं ही सड़ांध नहीं देती। इस जमीन ने कई जिंदगियां निगल ली हैं। कई लोग गए और कभी लौटकर नहीं आए। रामनाथ भाई सही कह रहे हैं। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि इस गांव की रात को हल्के में मत लेना। दिन में सब कुछ सामान्य दिखता है, पर जैसे ही अंधेरा छाता है, इस हवा में कुछ बदल जाता है। कई जिगर वाले नौजवान रात में बाहर निकले,
पर या तो पागल होकर लौटे या फिर कभी लौटे ही नहीं। तो फिर काका, आप ही बता दीजिए, ये भानगढ़ की रात का राज आखिर है क्या? हर बार बातें अधूरी छोड़ दी जाती हैं। कभी कहते हैं श्राप है, कभी कोई तांत्रिक का खेल, पर लोग ये भी तो कहते हैं कि इस गांव पर कोई अदृश्य साया मंडरा रहा है, कभी हवा में, कभी दीवारों के पीछे। आखिर असली बात क्या है? कहते हैं सदियों पहले भानगढ़ एक बसा बसाया नगर था। यहां रौनक थी, लोग सुखी थे, पर इंसान का लोभ और काली विद्या का खेल सब बर्बाद कर गया। कहते हैं ये किस्सा बहुत पुराना है, जब भानगढ़ खंडहर नहीं बल्कि एक जिंदा नगर था। उस समय का भानगढ़ सूरज की पहली किरण जैसे ही अरावली की पहाड़ियों पर चमकती तो सुनहरी रोशनी किले की बुर्जियों पर बिखर जाती। गांव में हलचल शुरू हो जाती। कुम्हार अपने चाक पर मिट्टी को आकार देता, लोहार की भट्टी से चिंगारियां उड़ती और चौपाल पर बुजुर्ग ताश खेलते। औरतें कुएं पर जाती, हंसी ठिठोली करती और बच्चे खेतों की मेड़ों पर दौड़ते। पर उस रौनक के बीच एक हवेली थी। गांव के बीचों बीच बनी कुंवर प्रताप सिंह की हवेली। प्रताप सिंह गांव का ठाकुर था, युवा, बलशाली और महत्वाकांक्षी। लोग कहते थे उसकी आंखों में सिर्फ दो चीजें थीं, शक्ति और काली विद्या की प्यास। और उसी गांव में एक तांत्रिक था, नाम था सिंधु सेवड़ा। उसकी नजर भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती पर थी। कहते हैं उसकी काली साधना ने पूरे नगर को श्रापित कर दिया और वही श्राप आज तक इस धरती पर मंडरा रहा है। हाँ, मेरे बाबा भी यही कहते थे। रत्नावती के समय से इस धरती पर चैन खो गया। आज भी बरसात की रातों में हवेली से औरतों के रोने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई पुकार रहा हो। काका बोल ही रहे थे कि तभी पगडंडी से कदमों की आहट सुनाई दी। सब चुप हो गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। धीरे धीरे सबकी नजरें उसी दिशा में मुड़ी। चांदनी की हल्की उजास में अभिनंदन दिखाई दिया। वो धीमे कदमों से उनकी ओर बढ़ रहा था, साधारण धोती कुर्ता पहने हुए। अरे अभिनंदन बेटा, इधर आ, बैठ जा हमारे साथ। तेरी भी तो अभी अभी शादी हुई है। अब तो और ज्यादा देर घर पर रहना चाहिए, वरना बहू तो यही सोचेगी कि सारा गांव ही तेरी असली दुल्हन है। अभिनंदन मुस्कुराया, लेकिन चेहरा थका हुआ लग रहा था। वो आकर अलाव के पास बैठ गया, हाथों को आग की गर्मी से सेंकते हुए बोला, हाँ काका, घर में सब ठीक है। बस काका, अनु का हाल कुछ ठीक नहीं। न ढंग से सोती है, न खाती पीती। मां दिन रात परेशान रहती है। मैं भी समझ नहीं पा रहा क्या करूं। बेटा अभिनंदन, औरतें सबसे जल्दी इन अदृश्य सायों के वश में आती हैं। कई बार जिन आत्माओं को चैन नहीं मिलता, वो नई दुल्हनों पर कब्जा कर लेती हैं। तू होशियार रहना। इतना कहते ही अलाव की आग अचानक टिमटिमाने लगी। ठंडी हवा का झोंका आया और सब कुछ पल के लिए सन्नाटे में डूब गया। इधर अभिनंदन की मां रसोई में दिया जला रही थी। तभी दिए की लौ अचानक कांपने लगी। वह चौंक कर चारों ओर देखती है, पर वह न कोई हवा चल रही थी, न कोई था वहां पे। ये दियो की लो अचानक कांपने क्यों लगी? कहीं कोई अनहोनी तो होने वाला नहीं है ना? अभिनंदन की मां यह सब बोली ही रही थी कि तभी
भीतर से अनु की धीमी सी हंसी सुनाई देती है। अब यह आवाज सुन के वह दरवाजे की ओर बढ़ती है। काका, अब आधी अधूरी बातें मत करना, हमें सब सच सच बता दो। आखिर भानगढ़ का वो राज क्या है जिसने हमारी पीढ़ियों को डरा कर रखा है? हाँ काका, आज रात हम भी सुनेंगे। हमने हमेशा टुकड़े टुकड़े सुने हैं, लेकिन असली कहानी किसी ने पूरी नहीं बताई। आप ही बताओ। अब सबकी नजरें रामनाथ काका पर टिक गईं। आग की लपटें उनके झुर्रियों भरे चेहरे को और रहस्यमयी बना रही थीं। उनकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई थी। कुछ पल उन्होंने चुप रहकर आग की लपटों को निहारा, फिर भारी आवाज में बोले, ठीक है, सुनो, लेकिन याद रखना, यह कोई साधारण किस्सा नहीं। यह उस श्राप की दास्तान है जिसने इस धरती को वीरान कर दिया। ये कहानी शुरू होती है कई सदियों पहले, जब भानगढ़ बसता था, उजड़ता नहीं था। तब यहाँ रौनक थी, बाजार थे, संगीत था, और था एक ऐसा खेल जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। कहते हैं उस समय भानगढ़ की रानी रत्नावती, उसकी सुंदरता और बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं था। पूरा नगर उसकी प्रशंसा करता था। पर सुंदरता जहां जाती है, वहां लोलुप नजरें भी पीछा करती हैं, और उन्हीं नजरों में से एक थी सिंधु सेवड़ा की। इतना कहते ही काका की आवाज धीमी हो गई। ठंडी हवा फिर से बहने लगी। अलाव की लपटें ऊंची उठी, मानो वही कहानी सुनाने लगी हों। सब चौपाल पर बैठे लोग अब और भी गहरे ध्यान से उनकी तरफ देखने लगे। अचानक दूर से उल्लू की आवाज आई और माहौल और भी भयावह हो गया। सिंधु सेवड़ा कोई साधारण इंसान नहीं था, वो तांत्रिक था, और उसकी आंखों में सिर्फ एक प्यास थी, रत्नावती को पाने की, चाहे किसी भी कीमत पर। और वही लालच, वही काली साधना भानगढ़ की बर्बादी का कारण बनी। कहते हैं यह किस्सा सदियों पुराना है, जब भानगढ़ वीरान नहीं बल्कि जिंदा और चमकता नगर था। तब यहां की धरती पर रानी रत्नावती का राज था। रत्नावती सिर्फ रूपवती ही नहीं बल्कि तेजस्विनी भी थी। लोग कहते थे उसकी सुंदरता चांद को मात देती थी और उसकी बुद्धि राजाओं को भी झुका देती थी। हाँ, मेरे बाबा कहा करते थे रत्नावती राजघराने की शान थी। बिल्कुल, लेकिन जहां सुंदरता होती है वहां बुरी नजरें भी पीछा करती हैं, और ऐसी ही एक नजर थी सिंधु सेवड़ा की। सिंधु सेवड़ा भानगढ़ का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक। लोग उससे डरते थे। उसके नाम से बच्चे रोना बंद कर देते थे। कहा जाता है उसके पास तांत्रिक विद्या का अद्भुत ज्ञान था, पर उसका मन था काला। उसकी हवस थी रानी रत्नावती। माँ, आज मन बहुत बेचैन है। सोच रही हूँ कि मंदिर जाकर माँ दुर्गा के चरणों में सिर झुकाऊं। बेटी, इस समय रात का पहर है, जंगल का रास्ता सुनसान और खतरनाक है। कल भोर में चली जाना। नहीं माँ,
बाहर निकल पड़ी। उस रात भी पूर्णिमा का चांद आकाश में खिला हुआ था। रत्नावती ने हल्की सुनहरी साड़ी पहन रखी थी, माथे पर चांद सा चमकता टीका और हाथों में पूजा की थाली। उसके साथ बस 2 दासियां थीं। धीरे धीरे वह जंगल की ओर बढ़ी। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं, मानो कोई गुप्त राह छुपा रही हों। पत्तों से छनकर आती चांदनी रहस्य और डर दोनों को साथ लाती थी। जंगल के बीचों बीच वह मंदिर पहुंची। थोड़ा जीर्ण शीर्ण, पर उसकी दहलीज पर जैसे कोई अदृश्य शक्ति पहरा देती हो। रत्नावती ने पूजा की थाली रखी, दीप जलाया और मंत्रोच्चारण शुरू किया। घंटी की टुनकार और उसके स्वर मिलकर वातावरण को और भी अलौकिक बना रहे थे। लेकिन तभी मंदिर से निकलकर पगडंडी पर कदम रखते ही अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। पेड़ों की शाखाएं तेजी से हिली और कहीं दूर से उल्लू की आवाज सुनाई दी। दासियां एक दूसरे से सटकर चलने लगीं। रत्नावती अभी आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक सामने की झाड़ियों से सरसराहट हुई। सब ठिठक गए और तभी एक लंबा कद, काले वस्त्रों में लिपटा, गले में हड्डियों की माला पहने, आंखों में अजीब सी चमक लिए सिंधु सेवड़ा तांत्रिक रास्ते पर आकर खड़ा हो गया। दासियां घबराकर रत्नावती के पीछे छुप गईं। रत्नावती ने सीधा उसकी ओर देखा। चेहरा शांत था, पर आंखों में दृढ़ता। तो ये है भानगढ़ की रानी रत्नावती, जिसकी सुंदरता का वर्णन सुनकर ही दिल बेचैन हो जाता है। आज तो किस्मत ने मुझे सामने ला ही दिया। सिंधु सेवड़ा, ये कौन सा तरीका है? रास्ता रोककर तुम क्या साबित करना चाहते हो? रानी, मैं तुझसे कोई बैर नहीं चाहता, बल्कि कहना चाहूंगा कि तू ही मेरी साधना का फल है। तेरी आंखों में जो तेज है, वही मेरी काली विद्या को पूर्ण कर सकता है। तू देवी समान है और मुझे तुझसे मिलकर अपनी तपस्या को सार्थक करना है। देवी समान स्त्री को पाने की नहीं, पूजने की चाह होनी चाहिए। पर तेरे शब्दों से तेरे मन की गंदगी झलक रही है। तू अपने मार्ग से भटक चुका है। रानी, तू मुझे ठुकरा सकती है, लेकिन याद रख, कोई भी तेरे रूप और शक्ति को नजरअंदाज नहीं कर सकता। तू मेरे पास आए या ना आए, पर मैं तुझे अपनी विद्या से खींच ही लूंगा। और अगर तू मेरी ना हुई, तो किसी और की भी नहीं होगी। अब दासियां कांपने लगीं, पर रत्नावती बिना डरे खड़ी रही। उसने कठोर स्वर में कहा, सिंधु सेवड़ा, ये भूल मत कर कि तेरे इरादों से मैं डर जाऊंगी। मैं रत्नावती हूं, अपने नगर और अपने धर्म की रक्षा करने वाली। तेरे जैसे तांत्रिक की परछाई भी मुझ तक नहीं पहुंच सकती। इतना कहकर उसने दासियों को चलने का इशारा किया। रत्नावती तेज कदमों से आगे बढ़ गई। सिंधु सेवड़ा वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में क्रोध और अपमान की आग जल रही थी। उसने मुट्ठियां भींची और दांत पीसते हुए बोला, रत्नावती, आज तू निकल गई, लेकिन याद रख, तेरा ये अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक दिन आएगा जब तू खुद मेरे कदमों में होगी, और उस दिन पूरा भानगढ़ तेरे साथ भस्म हो जाएगा। कहते हैं उसी रात जंगल की हवा में कुछ बदल गया था। पेड़ों की पत्तियां जैसे रहस्य फुसफुसाने लगीं। किसी को कुछ समझ नहीं आया, पर भानगढ़ के लोगों का चयन उसी घड़ी से छिन गया। जिस क्षण सिंधु के शब्द जंगल में गूंजे, उसी क्षण एक साया पूरे गांव पर मंडराने लगा। मैं कहता हूं भाई, ये सब उसी रत्नावती का साया है। जब से उसकी मौत हुई,
गांव में चैन नहीं। अब देखो, अनु की शादी के बाद से कितनी अजीब अजीब बातें हो रही हैं। अरे काका, आप हर चीज को भूत प्रेत मान लेते हो। अनु भाभी के साथ जो हो रहा है उसके पीछे कुछ और भी तो हो सकता है। चुप रहे लड़के। तूने वो रात नहीं देखी जब सिंधु सेवड़ा तंत्र करने मंदिर पहुंचा था? अगर रत्नावती उसे धक्का ना देती तो उस रात पूरा गांव बर्बाद हो जाता। सुना है रत्नावती का शव कभी मिला ही नहीं। जलाने को लोग लकड़ियां जुटा रहे थे, लेकिन अचानक आंधी तूफान आया और उसका शरीर हवा में गायब हो गया। तब से तो उसकी आत्मा भटक रही है। अब पूरे चौपाल पर सन्नाटा छा गया। सिर्फ पीपल के पत्तों की सरसराहट सुनाई देने लगी। पर एक बात सोचो सब लोग, अगर आत्मा ही है तो वो अनु के पीछे क्यों पड़ी है? औरत से औरत का क्या बैर? बैर नहीं है दामोदर, साया है। आत्मा अधूरी है, इसलिए किसी जिस्म की तलाश करती है, और वो जिस्म अब अनु का है। आप कहना क्या चाहते हो काका? रत्नावती को मौत तो मिली, लेकिन शांति नहीं। उसकी आखिरी सांस में बस एक ही बात थी, बदला। और जब आत्मा बदला लेने निकलती है तो कभी चैन से नहीं सोती। अनु शायद उसी की राह का हिस्सा बन चुकी है। अब औरतें आपस में धीरे धीरे कह रही थीं। सुना है पिछली रात अनु की आंखें बिल्कुल रत्नावती जैसी लग रही थीं। हाँ, उसकी चाल भी बदल गई है, जैसे कोई और उसके शरीर में उतर आया हो। जब वो बोलती है तो आवाज में कभी कभी गैर औरत सी गूंज होती है। अब चौपाल पर अलाव धीरे धीरे बुझ रहा था। धुएं की हल्की हल्की लकीरें अंधेरे आसमान में गुम हो रही थीं। काका की आवाज जब थमी तो कुछ पल तक वहां ऐसा सन्नाटा छाया रहा कि सबकी सांसें जैसे थम गई हों। लकड़ी की चटक और दूर से आती सियार की हुआ ही इस खामोशी को तोड़ रही थी। मैंने जितना देखा और सुना सब कह दिया। अब आगे भगवान जाने। इतने में गांव का नौजवान गोपाल खड़ा हो गया। उसकी आंखों में बेचैनी थी और वह काका से बोल ली, काका, अगर ये सब सच है तो अनु अब अकेली नहीं है। रत्नावती का साया उस पर है, और अगर हम अभी कुछ न करें तो देर हो जाएगी। अब सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। अभिनंदन, अनु का पति, जो अब तक चुपचाप सिर झुकाए बैठा था, अचानक रो पड़ा। सच कह रहे हो गोपाल, 2 दिन से अनु अजीब बर्ताव कर रही है। कभी अंधेरे में हंसने लगती है, कभी पुराने हवेली की ओर भागने की कोशिश करती है। अम्मा और मैं उसे रोकते रोकते थक गए हैं। इतना खाकर अभिनंदन फूट फूट कर रोने लगा। अब सन्नाटा और गहरा हो गया। रामलाल काका ने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई और धीरे धीरे बोले, अब देर नहीं करनी होगी, सबको मिलकर चलना होगा। अनु का मामला अब किसी एक घर का नहीं रहा, ये पूरे गांव की इज्जत और चिंता का सवाल है। गांव की बेटी है वो, और बेटी का दर्द पूरा गांव बांटता है। अब चौपाल से सब उठ खड़े हुए। पुरुषों ने मशालें जलाईं, औरतें कांपते हुए बच्चों को गोद में समेटने लगीं। धीरे धीरे गांव का पूरा काफिला अनु के घर की ओर बढ़ चला। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट थी, जैसे बरसात आने वाली हो। पीपल और बरगद के पेड़ हवा से झूम रहे थे और उनकी परछाइयां जमीन पर किसी भूत की तरह हिल रही थीं।